इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर किसी से प्यार करता है तो प्यार करने के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, लेकिन एक माँ ही है जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करती है। अगर उनके बच्चों पे थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो अपने बच्चों के लिए जान तक देने को तैयार हो जाती है। आज के कहानी में एक लड़का अपनी ही पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल चला जाता है, लेकिन उसकी माँ इस बात को मानने को कभी तैयार ही नहीं होती है और फिर सच्चाई सामने लाने के लिए अपने तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। और आखिरकार उसके 2 साल के कड़ी मुशक्क़त के बाद एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर और इसी मुजफ्फरपुर का एक थाना पड़ता है गुरका। गुरका थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सरैया और इसी सरैया गांव का रहने वाला विकास शर्मा, पत्नी का नाम ललिता देवी और एक बेटा मनोज शर्मा जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। विकास शर्मा अपने बेटे मनोज शर्मा की शादी साल 2015 में अपने ही गांव के बगल वाले गांव की रहने वाली रिंकी शर्मा से करता है। रिंकी शर्मा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। रिंकी के पिता का नाम चंद्रशेखर शर्मा, माँ का नाम बबीता देवी। मनोज रिंकी से शादी कर अपने घर तो लेकर आता है, लेकिन उसके बाद से मनोज और रिंकी के बीच में कुछ ठीक नहीं चलता है। आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू होता है। एक दिन रिंकी किसी पे जब बात करती है, बात करते वक्त उसकी सास ललिता देवी देख लेती है। ललिता को लगता है कि शायद रिंकी का किसी के साथ में लव अफेयर चल रहा है। उसके बाद से रिंकी का उसके सास के साथ भी झगड़ा तकरार होता है। अभी शादी किए हुए कुछ ही दिन बीता था कि अचानक एक दिन रिंकी रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद से रिंकी का पति मनोज शर्मा उसकी हर जगहों पे तलाशी करता है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रिंकी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और तुरंत ही इस बात की जानकारी रिंकी के माता पिता को भी चल जाता है। रिंकी के माता पिता भी रिंकी की हर जगहों पे तलाशी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रिंकी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और आखिरकार अगले दिन रिंकी के गांव के बगल वाले ही गांव में एक महिला की डेड बॉडी लोगों को मिलता है। ये खबर पूरी गांव में आग की तरह फैल जाती है। जैसे इस बात की खबर रिंकी के माता पिता को मालूम चलता है, रिंकी के माता पिता भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मरने वाली एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के आसपास ही। दरअसल उसके चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी रिंकी के माता पिता उस डेड बॉडी को देख करके शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बच्ची रिंकी है। और फिर उस डेड बॉडी के सामने दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करते हैं और खुद रिंकी के माता पिता ही नज़दीकी पुलिस थाने में इस बात की खबर दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब रिंकी के माता पिता से पूछताछ करती है तो रिंकी के माता पिता कहते हैं कि साहब, मेरी बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति मनोज ने किया है। पुलिस जब उन दोनों से पूछताछ करती है तो रिंकी के माता पिता कहते हैं कि साहब, मेरी बच्ची के ससुराल वाले दहेज की डिमांड कर रहे थे। हमने जब दहेज नहीं दिया तो आखिरकार मनोज ने मेरी बच्ची की हत्या कर दी। रिंकी के माता पिता के तहरीर पर पुलिस तुरंत ही मनोज को अपने कस्टडी में लेती है और फिर उसे जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस जब मनोज को अपने कस्टडी में लेती है और ये सारी सच्चाई मनोज की माँ ललिता देवी से बताती है तो ललिता देवी पुलिस वालों से एक ही बात कहती है कि साहब, मेरे बेटे मनोज ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं किया है। लेकिन पुलिस ललिता की एक भी बातें नहीं सुनती है और आखिरकार मनोज जेल चला जाता है। ललिता पुलिस वालों के सामने काफ़ी गुहार लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले ललिता की एक भी बातें नहीं मानती है। एक दिन ललिता अपने बेटे मनोज से जेल में जाकर मुलाकात करती है और अपने बेटे मनोज से साफ साफ पूछती है और कहती है कि मुझे सच सच बता कि क्या तूने रिंकी की हत्या किया है। इस पे मनोज भी रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने रिंकी की हत्या नहीं किया है। माँ को भी अपने बातों पे भरोसा हो जाता है और एक जिद ठान लेती है कि इस सच्चाई को बाहर मैं ला के ही रहूँगी। और फिर सच्चाई सामने लाने के लिए लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। ललिता अपने तरीके से तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ललिता के हाथ में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे ये पता चल सके कि रिंकी की हत्या उसके बेटे मनोज ने नहीं किया है। लेकिन ललिता भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है और तभी ललिता को याद आती है कि एक दिन उसकी बहू किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रही थी। इसीलिए ललिता अब रिंकू के गांव में जाती है और रिंकू के बारे में गांव वालों से पूछताछ करती है।
तो गांव वाले मनोज की मां से बताते हैं कि रिंकी का शादी से पहले ही उसी के गांव के रहने वाला मयूर मलिक के साथ में लव अफेयर चल रहा था। मनोज की मां ललिता जब मयूर के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि मयूर भी अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है और मयूर भी तब से गायब था जब रिंकी की हत्या की गई थी। ललिता को लगता है कि शायद रिंकी की हत्या उसके आशिक मयूर ने ही किया है। ललिता फिर से पुलिस थाने जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, रिंकी की हत्या मेरे बेटे मनोज ने नहीं किया है, बल्कि उसी का गांव का रहने वाला उसका आशिक मयूर मलिक ने किया है। इस पर पुलिस ललिता से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रिंकी की हत्या उसके आशिक मयूर ने किया। इस पर ललिता कहती है कि साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए ललिता अब मयूर की तलाशी करना शुरू कर देती है। ललिता को लगता है कि शायद अगर मयूर मिल जाएगा तो सच्चाई सामने निकल कर आ जाएगी। ललिता मयूर की तलाशी करते करते आखिरकार एक दिन अपने मेहनत में कामयाब हो जाती है और ललिता को मालूम चल जाता है कि मयूर मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक इलाके में काम कर रहा है। आखिरकार मयूर के बारे में पता लगाते लगाते ललिता मयूर तक पहुंच जाती है। मयूर जबलपुर के ही बिलहरी में काम कर रहा था। ललिता तुरंत ही फिर से पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मयूर का पता चल चुका है, आप एक बार मयूर से पूछताछ कीजिए। मैं आपसे पक्का कहती हूँ कि अगर मयूर ने रिंकू की हत्या नहीं किया होगा तो मैं मान जाऊँगी कि रिंकू की हत्या मेरे बेटे मनोज ने ही किया है। जब इस तरह की बातें ललिता पुलिस वालों से कहती है और पुलिस वालों के ऊपर जब दबाव देना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी लगता है कि इस केस की एक बार छानबीन कर लेनी चाहिए। और फिर पुलिस एक टीम को लेकर के मई 2017 में जबलपुर पहुंच जाती है और जबलपुर के नज़दीकी पुलिस थाने से कांटेक्ट करती है और पुलिस से कांटेक्ट करके मयूर के घर पे सुबह सुबह पहुंचती है। पुलिस जब सुबह सुबह मयूर के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि मयूर, उसकी पत्नी और उसका 1 साल का बेटा घर पे ही है। मयूर की जो पत्नी थी वो कोई और नहीं बल्कि मनोज शर्मा की पत्नी रिंकू ही थी। रिंकू जिंदा थी। पुलिस जब रिंकू को जिंदा देखती है तो रिंकू को देख करके पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस तुरंत ही मयूर और रिंकू दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर पुलिस दोनों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है आखिरकार रिंकू और मयूर दोनों ही अपनी जुर्म कबूल कर लेते हैं। रिंकू बताती है कि शादी से पहले से ही मयूर के साथ में उसका लव अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इस प्रेम कहानी के बारे में रिंकू के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। इसीलिए रिंकू मयूर से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन रिंकू के माता पिता इस शादी के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और आखिरकार अपनी बच्ची की जोर ज़बरदस्ती से शादी मनोज शर्मा से कर देते हैं। मनोज से शादी करके रिंकू अपने ससुराल तो चली जाती है लेकिन मयूर को कभी भूलती ही नहीं है। मयूर के चक्कर में आए दिन अपने पति से झगड़े तकरार करती है और अक्सर शादी के बाद भी मयूर से बातचीत करती है। एक दिन जब अपने आशिक से बातचीत कर रही थी उसी वक्त उसकी सास ललिता ने भी देख लिया और फिर इसी बात से लेकर के रिंकू का अपने सास से भी झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। रिंकू को समझ में आ जाती है कि उसका जीवन उसके पति मनोज शर्मा के साथ में नहीं गुजरेगी। इसीलिए एक दिन मयूर से बात करती है और एक षड्यंत्र बनाती है और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन अपना ससुराल छोड़ देती है और फिर अपने आशिक मयूर के साथ में फरार हो जाती है और फरार हो करके मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहुंच जाती है और फिर वहां पे जा करके मयूर से शादी करके बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करती है। लेकिन रिंकू जब अपने आशिक के साथ में फरार होती है इस बात की जानकारी रिंकू के माता पिता को मालूम चल जाता है। इधर मनोज रिंकू की हर जगहों पर तलाशी करता है, लेकिन जैसे ही इस बात की सच्चाई रिंकू के माता पिता को मालूम चलता है कि उसकी बच्ची अपने आशिक के साथ फरार हो चुकी है, उन्हें डर सताने लगता है कि शायद अब हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगले ही दिन उस गांव में एक महिला की डेड बॉडी बरामद होती है जिसका चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। रिंकू के माता पिता जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तुरंत इस डेड बॉडी को शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बच्ची रिंकू है। और रिंकू के माता पिता के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही मनोज को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेज देती है। पुलिस जब दोनों से पूछताछ करती है कि मरने वाली महिला कौन थी, इस पे रिंकू और साथ ही साथ उसका आशिक मयूर कहता है कि साहब उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उसके बारे में माँ और पिता दोनों ही बता सकते हैं। पुलिस इन्हीं के तहरीर पे तुरंत ही रिंकू के घर पे पहुंचती है उसके पिता चंद्रशेखर और माँ बबीता को अपने कस्टडी में लेने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके घर पे पहुंचती है तब तक रिंकू के माता पिता को मालूम चल जाता है कि पुलिस ने रिंकू को अपने कस्टडी में ले लिया है। दरअसल जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है रिंकू के माता पिता घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन रिंकू के माता पिता का कहीं कुछ पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उस मरने वाली महिला के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाता है।
फिलहाल पुलिस ने रिंकू और उसके आशिक मयूर को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेज दी है और अभी भी रिंकू के माता पिता की तलाशी कर रही है। जब तक दोनों को पुलिस अपने कस्टडी में नहीं लेती है तब तक उस मरने वाली महिला के बारे में खुलासा नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।